And my name is Nitu. Today we discuss NCERT short notes class 6th chapter 5 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। वेद कितने होते हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना कब हुई? 3500 साल पहले। सूक्त किसे कहा जाता है? ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का क्या मतलब है? अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त क्यों रचे गए थे? सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के लिए रचे गए थे। ओके, सूक्त में किन महत्वपूर्ण देवताओं का वर्णन किया गया है? इसमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं को आचार्य विद्यार्थियों को कैसे कंठस्थ याद करवाते थे? कंठस्थ मीन्स याद कराना। इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। जो अधिकांश सूक्तों की रचना किसने की थी? पुरुषों ने की थी। उन्हें सीखने सिखाने वाले कौन थे? पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ठीक है। ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ओके, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारोपीय, भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा। ये भारत यूरोपीय, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? भारत यूरोपीय कहते हैं। भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। ठीक है, ये भारत की भाषाएं हैं। एशियाई भाषा हैं जैसे फारसी। एशिया की भाषा कौन सी है? फारसी है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि। ये कहाँ की भाषाएं? यूरोप की भाषाएं। ठीक है, उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? इन सब भाषाओं को एक भाषा परिवार कहा जाता है। ओके, क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र, ठीक है, ये संस्कृत का शब्द है। मात्र किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। माँ हिंदी का शब्द है और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। ठीक है, इन शब्द को देखो, इससे आपसे आपको पता चलेगा कि ये मतलब किस भाषा परिवार का हिस्सा है। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती। जो पूर्वोत्तर प्रदेश थे वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती थी? तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये भाषाएं किन से परिवार की है? ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ओके, झारखंड और मध्य भारत के हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी भाषाएं। कौन से परिवार से जुड़ी भाषाएं? झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली ये ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी भाषाएं हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। जो ऋग्वेद था उसका मतलब उच्चारण, मतलब बोला जाता था। श्रवण मीन्स सुना जाता था, ठीक है, और पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 साल पहले हुआ। ठीक है, इसे रचना के कई साल बाद इसके छापने का काम हुआ। ठीक है, ये लगभग 2 साल पहले ही हुआ था इसका लिखने का काम। ओके,
ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में जानेंगे कि ऋग्वेद में सूक्त हैं, उनमें वार्तालाप कैसे की जाती थी। ओके, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है, अब इसमें किसके बीच संवाद हो रहा है? विश्वामित्र और दो नदियाँ कौन सी है? वो व्यास और सतलुज हैं। ठीक है, इनके बीच में संवाद होगा जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ओके, विश्वामित्र और नदियाँ। ठीक है, विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो चमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। अब कौन बुला रहा है? विश्वामित्र बुला रहा है। किन्हें बुला रहा है? नदियों को बुला रहा है। ठीक है, ये नदियों की तुलना किससे कर रहा है? बछड़ों से कर रहा है। ठीक है, और चमकती गायों से कर रहा है। ठीक है, अपने बछड़ों को चाटती हुई। ठीक है, जो गाय क्या होती है? अपने बछड़ों को चाटती है। ठीक है, और फुर्तीले घोड़ों से कर रहा है इनकी तुलना, और कह रहा है कि पहाड़ों से नीचे आओ। ठीक है, इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से सफूर तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। जो इंद्र द्वारा इनको गति दी गई है उसे कहाँ बह रही है? सागर की ओर बह रही है। ठीक है, तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये कह रहा है, विश्वामित्र कह रहे हैं कि तुम जल से भरी हुई हो। ठीक है, और एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो। ठीक है, किस में मिल जाना चाहते हैं? सागर के अंदर। ठीक है, नदियाँ, अब नदियाँ बोल रही हैं। ठीक है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। अब नदियाँ कह रही कि हम जल से भरी हुई हैं और जो देवता हमें रास्ता बताते हैं हम उसी रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। और ये क्या कर रही है? हमें रोका नहीं जा सकता एक बार निकलने के बाद। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। अब जो विश्वामित्र है ये गा रहे हैं। ठीक है, गा के जो उन्हें कह रहे हैं वो बात बता रहे हैं। ठीक है, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। ये कह रहा है कि मैं रथ और गाड़ियों को लेकर बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ। ठीक है, जैसे उसकी जो रथ हैं और उसकी जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, उन पर ना उठाओ, ये बोल रहा है, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। ओके, नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। ठीक है, अब ये नदियाँ कह रही कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे कि तुम सब उस पार जा सको। ओके, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। किस किस नदी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में? संस्कृत का, सिंधु का और उसकी सहायक नदियों का। ठीक है, जबकि गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है, और जो गंगा यमुना उसका सिर्फ एक बार उल्लेख मिलता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी एक पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ठीक है, लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। अब ये कह रहे हैं कि जो भूर्ज वृक्ष है, ठीक है, उसकी पांडुलिपि कहाँ से मिली? कश्मीर से मिली है। और जो 150 वर्ष पहले जिस पे 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को उस पर छापा गया था। ओके, इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद किया गया। जो छापी गई थी पांडुलिपि छापी गई थी भूर्ज पेड़ की छाल पे, ठीक है, वृक्ष की छाल पे, उसी को देखकर अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया गया था। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुरास्थल में पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ पे सुरक्षित है ये? महाराष्ट्र के पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में। ठीक है, ऋग्वेद में क्या प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी? ठीक है, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। किस किस चीज़ के लिए प्रार्थनाएं करते थे? वो मवेशियों के लिए और ख़ास तौर पर पुत्रों के लिए और घोड़ों के लिए अनेक प्रार्थनाएं करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता था। दूसरा विश, जिसे वैश्य शब्द निकला है। ठीक है,
ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। क्या उल्लेख मिलते हैं हमें ऋग्वेद से? विष के और जनों के नाम मिलते हैं, जिसमें क्या बोला जाता है हमें? पुरुजन या विष बोला जाता है, भरतजन या विष बोला जाता है, यदुजन या विष बोला जाता है। ठीक है। प्रार्थनाओं की रचना करने वाले कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो प्रार्थनाओं की रचना करते थे, कौन करते थे प्रार्थनाओं की रचना? आर्य और ऋषि। ठीक है, ऋषि को ही आर्य बोलते होंगे शायद। ठीक है, तो ये क्या करते थे? ये खुद को कभी कभी आर्य बोलते थे, जो जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की थी। इसमें ऋषि दे रखा है, जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की थी। और अपने विरोधियों को क्या बोलते थे? दास या दस्यु कहते थे। दस्यु किसे कहते हैं? दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। ठीक है, दस्यु किसे कहते थे? जो यज्ञ नहीं करते थे और जो आर्यों से अलग थे, उन्हें दस्यु कहते थे, जो दूसरी भाषा बोलते थे। बाद में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए होने लगा? बाद में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए होने लगा? ये दास स्त्रीलिंग दासी के लिए, दास के लिए और स्त्रीलिंग दासी के लिए शब्द मतलब गुलाम हो गया। ठीक है, दास या दासी के लिए बाद में इस शब्द का प्रयोग होने लगा। ठीक है, दास शब्द का। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? ऋग्वेद की रचना उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में हुई थी। कहाँ पे हुई थी ऋग्वेद की रचना? उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में। महापाषाण का अर्थ? महाबड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते थे। ठीक है, महापाषाण किस नाम से जाने जाते थे? महाबड़ा पाषाण और पत्थर नाम से जाने जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? लगभग 3000 साल पहले। यह प्रथा कहाँ प्रचलित थी? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। महापाषाणिक पुरस्थल ब्रह्मगिरी और आदिचनल्लूर, ये जो महापाषाणिक पुरस्थल हैं, ये जिन पे महापाषाण कब्रें मिली है, वो हैं ये पुरास्थल। ठीक है, ब्रह्मगिरी और आदिचनल्लूर। शिष्ट किसे कहा जाता है? महापाषाण के ताबूत शवाधान को शिष्ट कहा जाता है। जो महापाषाण के ताबूत थे, ठीक है, उन्हें शिष्ट कहा जाता था। शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ठीक है, इसमें एक बड़ा पोर्ट होल बना था, बड़ा सुराख था जिससे अंदर जाया जाता था कमरे के अंदर। ठीक है, उसके अंदर इसमें क्या बने हुए थे? कमरे बने हुए थे। कमरे में जाने का ये रास्ता था। जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाने वाले क्या प्रमाण मिले हैं? अब हम प्रमाण के बारे में पढ़ते हैं, क्या प्रमाण मिले हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। क्या होता है कि जो कब्रें होती है उनके ऊपर या तो गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं या फिर अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। किस पे? कब्रों पे, महापाषाण कब्रों पे। मृतकों के साथ क्या क्या दफनाया जाता था? मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ, जिन्हें काले और लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्या दफनाए जाते थे? इनके साथ मिट्टी के बर्तन दफनाए जाते थे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? लाल मिट्टी के बर्तन या फिर ब्लैक एंड रेड वेयर नाम से जाना जाता था। और इनके साथ मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। इनके साथ ये सब चीज़ें मिली है। कहाँ पे मिली है? मृतकों के साथ मिली है, जहाँ इन्हें दफनाया गया था। ब्रह्मगिरी, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? ब्रह्मगिरी में मिले हैं। 33 मनके और सोने के शंख पाए गए हैं एक व्यक्ति की कब्र में। इनाम गांव, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इनाम गांव कहाँ पे है? ये भीमा की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? घोड़ है। घोड़ के किनारे एक जगह है, वहाँ पे स्थित है। कौन सा? इनाम गांव। ठीक है, इनाम गांव स्थित है। इस जगह 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कितने साल पहले रहते थे लोग? 3600 से 2700 साल पहले। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। जो वयस्क थे, जो जवान लोग थे, उन्हें गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले एक
और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ से मिली हैं? इन सब चीज़ों के अवशेष मिले हैं हमें। ओके, लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कहाँ से मिले हैं? लगभग 3500 साल पहले ये चीन से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चीन से मिले हैं। ओके, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।